Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and editorial analysis of 2nd of August 2026. तो गाइज आज है तारीख 2 अगस्त 2026 और है संडे। और आपको पता है संडे होता है हमारा रिवीजन डे। तो आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं पिछले पूरे सप्ताह के सभी करंट अफेयर्स को। जो भी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, जो भी न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स कवर किए हैं, चाहे वो आर्टिकल्स हो, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के पेजेस पे आर्टिकल हो, साइंस एंड टेक हो, एडिटोरियल हो, सब कुछ आपका दोबारा से रिवाइज होने वाला है। आपने पिछले सप्ताह में किसी भी दिन का कोई पर्टिकुलर सेशन मिस कर दिया है तो परेशान ना होइएगा, यहाँ से आप उसको भी कवर कर पाओगे और सारी चीज़ें रिवाइज भी कर पाओगे। तो चलिए फिर बिना कोई देरी करे शुरुआत करते हैं डिस्कशन को। इस लेक्चर का पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया था अपने पिछले सप्ताह में, वो टॉपिक आपका जीएस पेपर नंबर 2 प्लेसेस इन न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट था। हमने बात की थी ब्लैक सी के बारे में। अच्छा, क्यों बात की थी? आर्टिकल भी लिखा हुआ है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप लिंक कर पाओगे कि हाँ हमने ये वाला न्यूज़ यहाँ से डिस्कस किया था। एक्चुअली में हुआ क्या था, केंद्र सरकार ने भारत के जो सी फेयरर्स हैं, सी फेयरर्स मतलब हमारे देश के जो नाविक हैं, दुनिया भर में जो जहाज़ चल रहे हैं जहाँ से व्यापार होता है, उस जहाज़ पे बहुत सारे मेंबर्स, स्टाफ मेंबर चाहिए होते हैं जहाज़ को रन करने के लिए। तो बहुत सारी कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो आज आप देखोगे तो दुनिया में फिलीपींस है जो सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं कि सी फेयरर्स है वो दुनिया भर में बेचता है। फिर अपना भारत है दोस्तों जो बहुत सारे सी फेयरर्स बेचता है, यानी इंडिया से ढेर सारे लोग ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रेड हो रहा है, ट्रेड जो जहाज़ के माध्यम से हो रहा है उस जहाज़ के ऊपर में काम करते हैं। अलग अलग प्रकार की जॉब्स होती हैं इन सी फेयरर्स में जिनको हम नाविक कहते हैं। अभी पिछले कुछ समय पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर काफ़ी खतरा मंडराया, और खतरा मंडराने के साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, कुछ जहाज़ों पर अटैक भी हुआ, कुछ सी फेयरर्स की यहाँ पर जान भी गई है और कुछ सी फेयरर्स का मिसिंग का केस भी निकल कर आया है। तो वही खतरा ब्लैक सी पर भी देखने को मिल रहा था। तो इस वजह से जो हमारी केंद्र सरकार है, इन्होंने एक चेतावनी दी थी इंडियन सी फेयरर्स को कि भाई ब्लैक सी वाले जहाज़ों पे थोड़े समय के लिए काम मत करना, क्योंकि ब्लैक सी पे अटैक हो सकता है, क्योंकि रशिया ने फिर से यूक्रेन को अटैक करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो इस वजह से ये ब्लैक सी ऑलरेडी पूरी तरह से न्यूज़ में आ गया। अब एग्जाम के लिए करना क्या है, ब्लैक सी को मैपिंग के पर्सपेक्टिव से कवर करना है। सबसे पहली चीज़ आप देखोगे ये रहा रशिया, और रशिया के बगल में ये रहा यूक्रेन। यूक्रेन का ये वाला जो हिस्सा है ये कौन सा है? ये क्रीमिया वाला भाग है जिसको रशिया ने ऑलरेडी कब्जा लिया है, ये रशिया के अंडर में आता है। यही नीचे देखोगे ये रहा ब्लैक सी। ब्लैक सी के ऊपर आता है सी ऑफ एजोव। प्लीज़ याद रखिएगा, आपसे पूछ ले कि सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी को जोड़ने के लिए जो बीच में स्ट्रेट काम करता है, इस स्ट्रेट को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ कर्च। ठीक है, तो स्ट्रेट ऑफ कर्च सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी को आपस में जोड़ने का काम करता है। अब एग्जैक्टली यहीं से देखोगे तो ये रहा, यहाँ पर इस्तांबुल वाला रीजन देखने को मिल जाता है, नीचे तुर्की है, जॉर्जिया है, रशिया, यूक्रेन हो गए। उसके अलावा यहाँ पे रोमानिया नज़र आएगा, बल्गेरिया नज़र आएगा। ये सारी कंट्रीज़ हैं बेसिकली जो ब्लैक सी के आसपास अपने बॉर्डर्स को शेयर करते हैं। ठीक है, मैं इस्तांबुल की बात कर रहा था, तो ये इस्तांबुल बेसिकली तुर्की का पोर्शन देखने को मिल जाएगा। आप ब्लैक सी से थोड़ा सा इधर की साइड आओगे ना तो एक और स्ट्रेट आता है, स्ट्रेट से सी ऑफ मरमरा में आओगे, फिर सी ऑफ मरमरा से डार्डेनलिस स्ट्रेट के जरिए एजेंसी के अंदर में एंटर कर जाओगे, और एजेंसी से मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी से इधर जाओगे पीछे की साइड में तो अटलांटिक ओशन। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा ब्लैक सी का पोर्शन नज़र आता है। अच्छा, जो दो स्ट्रेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, प्लीज़ उन स्ट्रेट्स के बारे में भी याद रखिएगा कि भाई पूछ सकता है आपसे सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी का बीच में कनेक्शन कौन सा स्ट्रेट करता है, तो उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ कर्च। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज़ ब्लैक सी के बॉर्डर को शेयर करती हैं? यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया, ये तो है ही भाई। उसके अलावा जॉर्जिया, तुर्की, एंड देन उसके बाद बल्गेरिया, रोमानिया, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो बॉर्डर्स को शेयर करती हैं ब्लैक सी के साथ में। ठीक है, और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को जोड़ता है एक स्ट्रेट जिसको बोलते हैं बोस्पोरस स्ट्रेट। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो सी ऑफ मरमरा है और एजेंसी है, इसको कौन सा स्ट्रेट जोड़ता है? ये वाला स्ट्रेट, इसको बोलते हैं हम लोग डार्डेनलिस स्ट्रेट। ठीक है, बाकी सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी को कौन सा जोड़ता है? कर्च स्ट्रेट। तो 3 स्ट्रेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। स्ट्रेट एक छोटा सा पोर्शन जो 2 बड़े समुद्र के हिस्से को जोड़ता हो। इसी ब्लैक सी में एक बहुत बड़ा आइलैंड प्रेजेंट है, जिस आइलैंड को हम लोग बोलते हैं जेरेलिक आइलैंड। ठीक है, ये थोड़ा सा टर्म यूक्रेनियन और रशियन लैंग्वेजेस में ही है। तो जेरेलिक आइलैंड यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इंडिया ने क्या क्या है रिसेंटली अपडेट आया ब्लैक सी को लेकर, वो हमने डिस्कस किया। फिर अगला आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किया था रिगार्डिंग कॉमनवेल्थ गेम। आपको पता होगा 23वां कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं करंट समय पर। ये कहाँ पे हो रहे हैं? ग्लासगो के अंदर, स्कॉटलैंड में।
तो रिसेंटली इसी कॉमनवेल्थ गेम में मीराबाई चानू ने भारत के लिए गोल्ड को जीता है और ऋषिकांत यहाँ पर हैं जिन्होंने सिल्वर को जीता है। किसमें? वेट लिफ्टिंग वाले कैटेगरी के अंदर में। वेट लिफ्टिंग भी एक स्पोर्ट है। और कल मैंने आपको जूडो के बारे में पढ़ाया था, याद होगा। जूडो में भी इतिहास रख दिया गया है, रच दिया गया है। जूडो में फर्स्ट वेमेन बनी है अस्मिता दे, जिन्होंने भारत के लिए गोल्ड को जीता है। फिर एक यहाँ पर आपको मेल कैटेगरी में भी देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अगेन एक गोल्ड को जीता है जूडो में। ये सब कॉमनवेल्थ गेम्स के अपडेट आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में पता होना चाहिए एग्जैक्टली ये क्या होता है। अब देखो, कॉमनवेल्थ गेम्स करंट समय पर चल रहे हैं, आज आखिरी दिन है, ठीक है। 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक ये सारे गेम्स ऑर्गेनाइज करे हुए हैं। इस बार केवल 10 स्पोर्ट्स को इंक्लूड करा गया है। जैसे लास्ट टाइम जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था वो 2022 में हुआ था। तो याद रखिएगा, हर 4 साल में इन गेम्स को कंडक्ट किया जाता है। तो ये 2026 में हो रहा है, यानी अगला कौन सा गेम होगा? 2030 में होगा, हर 4 साल बाद। और 2030 वाला जो होगा उसको इंडिया होस्ट करने वाला है, अहमदाबाद में वो होने वाला है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। सेकंड थिंग इज 2022 जो ब्रमिंघम में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, उस समय पर 19 स्पोर्ट्स इसके अंदर में रखे गए थे। इस बार ये स्पोर्ट्स कम कर दिए गए हैं, 19 से सीधा घटाकर 10 स्पोर्ट्स कर दिए गए हैं। इंडिया ने 125 मेंबर का पूरा पार्टिसिपेशन एक टीम भेजी है जो सब मिलकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये 10 गेम्स कौन कौन से हैं? इन 10 गेम्स में आप देखोगे एथलेटिक्स हो गया, बॉक्सिंग हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया, जूडो हो गया, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स, ट्रैक साइकिलिंग, बॉल, स्विमिंग, पैरा स्पोर्ट्स, ये सब हैं। इसमें 2 गेम और ऐड कर दो, बास्केटबॉल और नेटबॉल। तो इंडिया बास्केटबॉल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इस बार, और नेटबॉल में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। बाकी इन वाले सभी गेम्स में इंडिया का पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इंडिया का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा था कब? 2010 में। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, जैसे अभी हमने डिस्कस किया 2030 का कॉमनवेल्थ गेम भारत में होगा, वैसे ही एक बार कॉमनवेल्थ गेम इंडिया में हो चुके हैं। 2010 में लास्ट कॉमनवेल्थ गेम इंडिया में हुआ था, न्यू दिल्ली में। तब भारत का एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। 101 मेडल्स दोस्तों इंडिया ने जीते थे इन पर्टिकुलर गेम्स के अंदर में। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स का आइडिया कहाँ से आया? देखो, ये जो एग्जैक्ट एक वर्ड है कॉमनवेल्थ, ये कंट्री के ग्रुप को दिखाता है, स्पेशली वो वाली कंट्रीज इसके अंदर में ज़्यादातर शामिल हैं जिसपे ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया। ब्रिटिशर्स का एम्पायर कितना बड़ा था, ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा है। दुनिया भर की मैक्सिमम कंट्रीज़ को ब्रिटिशर्स कब्जा चुके थे, उसके ऊपर उन्होंने राज किया है, कॉलोनाइज किया है पूरे वर्ल्ड को, है ना। तो अब मतलब उसी समय की कुछ कंट्रीज़ हैं, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ बोला गया, और जो जिसके ऊपर में ब्रिटिशर्स कब्जा के राज कर चुके हैं, उन्हीं कंट्रीज़ का एक ग्रुप फॉर्म होता है। इनके बीच में एक गेम प्ले किया जाता है, कॉमनवेल्थ गेम्स, जिसको ये नाम दिया गया, ठीक है। आज अगर आप देखोगे तो कॉमनवेल्थ ग्रुप के अंदर में करंट समय पर कितने कंट्रीज हैं? 56 मेंबर्स, 56 कंट्रीज हैं। लेटेस्ट कंट्री कौन कौन सी ज्वाइन हुई है? गैबॉन और टोगो। गैबॉन और टोगो लास्ट कंट्रीज है जिन्होंने कॉमनवेल्थ को ज्वाइन किया 2022 में। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केवल वही कंट्रीज हैं जिसपे ब्रिटिशर्स ने राज किया, इसमें मैक्सिमम कंट्रीज वही हैं जिसपे ब्रिटिशर्स ने कहीं ना कहीं इन कंट्रीज को कॉलोनाइज किया हुआ था। तो इसमें 56 देश आपको देखने को मिलेंगे, जो अफ्रीका से भी हैं, एशिया से भी हैं, अमेरिका से भी हैं, यूरोप से भी हैं, और इंडिया भी इसका मेंबर है। इवन इंडिया तो यहाँ पे कॉमनवेल्थ का एक फाउंडिंग मेंबर है। कॉमनवेल्थ गेम्स इज टोटली अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो इनके बीच में प्ले किया जाता है। कॉमनवेल्थ ग्रुप एक अलग कॉन्सेप्ट है, और ग्रुप की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें ये सारी कंट्रीज यहाँ पर आती हैं। नाउरू जो एक छोटा सा आइलैंड है, ये सबसे छोटा कंट्री है जो कॉमनवेल्थ का एक मेंबर नेशन करंट समय पर है। और इन्हीं कंट्रीज के बीच में गेम्स होते हैं हर साल, ठीक है, ताकि एक स्पोर्ट्स कोऑपरेशन के बीच में इनके बीच में एक रिलेशंस को मेंटेन किया जा सके। हर 4 साल बाद यहाँ पर गेम होते हैं। 2022 में ब्रमिंघम में हुआ था, 2026 में स्कॉटलैंड में हो रहा है ना, और 2030 में इंडिया में होगा। ओके, आई होप आपको यहाँ पर ये जो क्लैरिटी है वो मिल चुकी है कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में, और ये कॉमनवेल्थ ग्रुप एग्जैक्टली क्या होता है। चलिए आगे आते हैं। उसके बाद अगला आर्टिकल यहाँ पर कहता है, इंडिया स्केलिंग न्यू हाइट्स इन डिफेंस प्रोडक्शन। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मन की बात का जो ये इवेंट है इसमें बहुत सारी चीज़ें एड्रेस की थी, और बोला था कि भाई भारत जो है डिफेंस प्रोडक्शन में लगातार आगे बढ़ रहा है। हम ढेर सारे जो हथियार हैं वो अपने देश में खुद से बना रहे हैं। एग्जाम्पल इन्होंने शेयर करे थे, फॉर एग्जाम्पल INS महेंद्रगिरी की बात हो रही है। तो INS महेंद्रगिरी क्या है? एक इंडिजीनियस वॉरशिप, एक स्टेल्थ फ्रीगेट लड़ाकू जहाज़। इसमें 75% इंडिजीनियस कंटेंट यूज़ करा गया है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल को रॉकेट को टेस्ट किया। कुशा मिसाइल टेस्ट हो चुका है। ब्रह्मोस है ही हमारे पास में। ब्रह्मोस और अस्त्रा मिसाइल को लेकर हमने इंडोनेशिया के साथ में रिसेंटली डील करी है। ये सारी बात प्राइम मिनिस्टर कहते हैं अपने मन की बात में। ये छोटा सा अपडेट है, बस खाली आप इसको रिवाइज करो। PV सिंधु का नाम आया क्योंकि PV सिंधु फर्स्ट इंडियन बनती हैं जिन्होंने जापान ओपन बैडमिंटन टाइटल को जीत लिया है। फर्स्ट इंडियन जिन्होंने जापान ओपन बैडमिंटन टाइटल को जीता। तो स्पोर्ट्स को लेकर बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं। नेक्स्ट ईयर स्पोर्ट्स को लेकर ऑब्वियसली क्वेश्चन मिल सकता है।
फिर उसके बाद में इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने यहाँ पर जो जीत हासिल करी है उसके बारे में बात हुई। फिर कुछ ओलंपियाड्स हुए थे, फिजिक्स ओलंपियाड हुआ, इंडिया की टॉप रैंक आती है, 5 गोल्ड मेडल भारत को मिलते हैं। केमिस्ट्री ओलंपियाड हुआ जहाँ पे ऑल सारे इंडियन स्टूडेंट्स को गोल्ड मिलता है। बायोलॉजी ओलंपियाड हुआ जहाँ पर एक गोल्ड मेडल आता है। मैथमेटिक्स ओलंपियाड में 2 गोल्ड आते हैं, 4 सिल्वर आता है। तो ये ओलंपियाड्स हुए, हैकेथन्स हुए, वहाँ पर इंडिया के पास में बहुत सारे मेडल्स रिसेंटली यहाँ पर आए हैं। फिर हम डिस्कशन करते हैं दोस्तों कुशा मिसाइल के बारे में, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। कुशा मिसाइल और प्रोजेक्ट कुशा क्या है एग्जैक्टली, इस पे प्राइम मिनिस्टर ने थोड़ा सा ज़्यादा जोर दिया था। ये एक प्रकार का डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन के टारगेट को या दुश्मन के खतरे को हवा में ही मार के गिरा सकता है, लाइक S-400। जैसे दुश्मन के खतरे को हवाई मार के गिराने की ताकत है ना S-400 में, वैसा ही कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है इस प्रोजेक्ट कुशा के अंदर में या कुशा मिसाइल सिस्टम में। तो कुशा के बारे में क्वेश्चन बन जाए तो पता होना चाहिए कि कुशा मिसाइल एक इंडिजीनियस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। नीचे सतह से दुश्मन को हवा में मार के गिराने का टारगेट रखता है प्रोजेक्ट कुशा, है ना। ये दुश्मन की क्या क्या चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकता है, दुश्मन का एयरक्राफ्ट हो, दुश्मन की मिसाइल हो, ड्रोन्स हो और कोई और एनिमी एयरक्राफ्ट हो, तो उन सबको डिस्ट्रॉय कर सकता है। अच्छा, इस कुशा मिसाइल सिस्टम के अंदर में मिसाइल्स की अलग अलग रेंजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल एक M1 मिसाइल है जिसकी 150 किलोमीटर की रेंज है, M2 की 250 किलोमीटर की रेंज है और M3 की 350 से लेकर 400 किलोमीटर की रेंज है। तो ये आपको अलग अलग रेंजेस देखने को मिल जाती हैं M1, M2, M3 की। आई होप आपको यहाँ पर भी एग्जैक्ट एक क्लैरिटी मिल चुकी है। ठीक है, कुशा के बारे में समझ में आया ये क्या है, इसको DRDO ने डेवलप किया है, इसका मेन पर्पस है इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना। फिर हमने इस हिस्ट्री का एक आर्टिकल डिस्कस किया था अबाउट गुरु रविदास जी। ये न्यूज़ में क्यों था, आपके सामने आर्टिकल, वेट आर्टिकल शायद नहीं है। तो अभी हुआ क्या है, 125वीं बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पर ऑब्जर्व की गई है गुरु रविदास जी की, जिस वजह से ये न्यूज़ में थे। ठीक है, गुरु रविदास, रविदासिया कम्युनिटी, ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। गुरु रविदास जी की जब बात आती है ना, तो एक भक्ति सेंट, एक पोएट, एक सोशल रिफॉर्मर ये रहे हैं। इनको कई बार रायदास, रोहिदास या रूहीदास के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म होता है उत्तर प्रदेश वाराणसी में, और इनकी जहाँ पे जन्म हुआ है वो आज के समय पर श्री गुरु रविदास जन्म स्थान के नाम से जाना जाता है। और हर साल हम यहाँ पे रविदास जयंती को भी इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर ही सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, इनके बारे में जब बात आती है ना, तो उन्होंने सोसाइटी में बहुत सारे आइडियाज़ प्रेजेंट करे। फॉर एग्जांपल इनकी जो मेन टीचिंग्स थी, मेन टीचिंग में सबसे ऊपर है कास्ट सिस्टम को अपोज करना, कि जो जातिवाद हो रहा है इसको ख़त्म करना। इतिहास में बहुत हुआ है कास्ट सिस्टम के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन है, तो उसको ओपोज किया जाए। फिर उसके बाद में फॉट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, जो ये छुआछूत करके चलता था, ठीक है कि यहाँ पर ये अछूत है, इस तरीके की इसको टच नहीं करना है, अनटचेबिलिटी वाली जो प्रैक्टिस है, ये बोल रहे थे ये बिल्कुल गलत है। इसको लेकर बहुत भेदभाव हो रहा है सोसाइटी के अंदर में। ठीक है, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं कुछ ऐसे सेक्शंस की वजह से। तो इसके खिलाफ यहाँ पर इन्होंने लड़ाई लड़ी कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। ह्यूमन डिग्निटी, इक्वालिटी, स्पिरिचुअल फ्रीडम को इन्होंने प्रमोट किया। निर्गुण भक्ति को यहाँ पर इन्होंने फॉलो किया, फॉर्मलेस गॉड को फॉलो किया। ठीक है, और उसके बाद में अगर आप आइडिया देखोगे तो इनका जो मेन आइडिया था ना, इन्होंने एक आइडिया रखा कि हम एक सोसाइटी बनाएंगे, और उस सोसाइटी को एक वर्ड से इन्होंने डिनोट किया जिसका नाम है बेगमपुरा। बेगमपुरा याद रखिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है बेगमपुरा का, ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाया हुआ है क्योंकि प्रश्न अच्छा है, डायरेक्टली बन सकता है कि बताओ बेगमपुरा गुरु रविदास जी से एसोसिएटेड है, लेकिन ये किस चीज़ को रेफर करता है। तो गुरु रविदास जी का कहना है कि हमें एक ऐसी आइडियल सोसाइटी बनानी है जहाँ पर लोगों के पास में कोई दुख ना हो, किसी से किसी प्रति का डर ना हो, और किसी के प्रति कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव ना हो। खासकर ये जो कास्ट सिस्टम या जो अनटचेबिलिटी वाला डिस्क्रिमिनेशन है, ये नहीं होने चाहिए। तो एक ऐसी आइडियल सोसाइटी को उन्होंने इमेजिन किया जिसको नाम बेगमपुरा दिया था। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, फिर हमने डिस्कस किया इंडिया की पॉलिसी ऑन यूरिया प्रोडक्शन। देखो आज बहुत सारा जो यूरिया है, क्योंकि आज खेतों के अंदर में सबसे ज़्यादा जो खाद के तौर पर इस्तेमाल होता है किसानों के जरिए, वो यूरिया है। अब यूरिया को लेकर गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडी ऑलरेडी देती है, यूरिया का प्रोडक्शन अपने देश में हो भी रहा है, लेकिन कुछ हद तक इतना ज़्यादा यूरिया हम लोग यूज़ करने लगते हैं कि अपने देश की सारी डिमांड को पूरा नहीं कर पाते, और डिमांड पूरा ना करने की वजह से हमें फिर ये जो यूरिया है वो एग्जैक्टली बाहर से मंगाना पड़ता है, समझे। तो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है यूरिया, तो इंपोर्ट ना करना पड़े, इसके प्रोडक्शन को अपने देश में ही बढ़ा सकें, इसी के लिए निपू पॉलिसी को चलाया गया। 2026 की यहाँ पर ये रेलिवेंट पॉलिसी है। इसका मतलब क्या है निपू का, नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया। निपू का बस खाली इतना मेन टारगेट है कि भाई देश के अंदर में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स।
कि हम अपने देश में ढेर सारे यूरिया बनाने वाले इंडस्ट्री फैक्ट्रीज़ को लगाएँ और इसके लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लेकर आना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए हमने बोला कि भई जो भी इन्वेस्टमेंट लाएगा उसको इंटरेस्ट मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना? 12% से लेकर 16% तक यहाँ पर इंटरेस्ट मिल सकता है। तो बस मेन पर्पज़ ये है कि यूरिया के प्लांट्स को लगाना। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाए कि नीपू का मेन टारगेट क्या है? तो यूरिया प्रोडक्शन को बढ़ाना। कैसे बढ़ाना? यूरिया प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? यूरिया बेस्ड जो हमारे गैस बेस्ड यूरिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए, जिससे यूरिया की जो खपत है देश के अंदर में जो बढ़ती जा रही है, उसको हम लोग मैनेज कर पाएँगे। बाकी यूरिया को लेकर इंडिया में और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं। नीपू तो 2026 वाली स्कीम हो गई। उसके अलावा न्यू यूरिया पॉलिसी 2015 में लेकर आया गया। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम है, पीएम प्रणाम स्कीम है, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है 1985 का। तो ये सारे मल्टीपल स्कीम्स हैं जिनका मेन पर्पज़ यही था कि यूरिया का सही तरीके से यूज़ हो सके देश के अंदर में। फिर हमने डिस्कशन किया था दोस्तों सेनेगल के बारे में। एक कंट्री है जो अफ्रीका के अंदर में प्रेजेंट है। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न रीजन देखोगे तो ये रहा सेनेगल। मॉरिशाना, माली, गिनिया बसाओ, ये सब कंट्रीज़ हैं जो सेनेगल के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करते हैं। न्यूज़ में ये था क्योंकि सेनेगल के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है बसिराओ फाय, इनको एक नया चेयरमैन बनाया गया है अफ्रीका के एक बहुत बड़े ग्रुप का। अफ्रीका का एक ग्रुप है जिसका नाम है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। ये कम्युनिटी ऐसी है जहाँ पर अफ्रीका के वेस्टर्न साइड की कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जो आपस में मिलकर कॉपरेट करके काम करते हैं। तो उसका जो सेनेगल के प्रेसिडेंट हैं वो एक नए चेयरमैन बन गए हैं इकोवास के, जिस वजह से सेनेगल न्यूज़ में आया। सेनेगल कहाँ पर है? वेस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है। इसके साथ में 4 कंट्रीज़ बॉर्डर को शेयर करती हैं, मॉरिशना, माली, गिनिया बसाओ। और इसका एक बॉर्डर समुद्र के साथ में लगता है जैसे आप देख पा रहे होंगे, और वो समुद्र है अटलांटिक ओशन। ओके, कैपिटल इसकी हो गई दकार। बाकी मेजर रिवर्स की बात करेंगे तो सेनेगल के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स आपको देखने को मिल जाती हैं। गाम्बिया रिवर है, सोलियम डेल्टा है। एंड सेनेगल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल टाइटेनियम, जिरकॉनियम, गोल्ड, फॉस्फेट, इस प्रकार के जो मिनरल्स हैं वो सेनेगल के अंदर में खोजे जाते हैं। इकोवास के बारे में आपको बता चुका हूँ कि भाई ये कम्युनिटी है, वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री साथ में इकट्ठा होकर इस कम्युनिटी को बनाती हैं 28 मई 1975 में। और ये जो इकोवास नाम का कम्युनिटी सेक्शन बनाया गया था, ये ट्रीटी ऑफ लेगोस के जरिए बनाया गया था। शुरू में इसमें 15 कंट्रीज़ थे, बाद में 2 कंट्रीज़ इससे बाहर निकल जाते हैं, तो अभी यहाँ पर ये 12 कंट्रीज़ बचे हैं। 3 कंट्रीज़ बाहर निकल जाते हैं, तो ये 12 कंट्रीज़ बचे हैं। और 12 कंट्रीज़ की लिस्ट यहाँ पर एग्जैक्टली देखने को मिल रही है। सेनेगल इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इकोवास। ओके, इकोवास का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? बस इतना था कि आपस में इन कंट्रीज़ के बीच में कॉपरेशन को बढ़ाया जाए, वेस्ट अफ्रीका की इकोनॉमिक यूनियन को बढ़ाया जाए, स्टेबिलिटी को बढ़ाया जाए, डेवलपमेंट पे फोकस किया जाए। ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था कि भाई अभी केंद्र सरकार ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन री इशू करा है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। सरकार चाहती है कि वेस्टर्न घाट्स का एक मेजर पोर्शन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर दिया जाए, बट कुछ स्टेट्स यहाँ पर राजी नहीं है इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया उसको डिक्लेयर करने के लिए। मैटर क्या है मैं आपको समझाता हूँ। पहले आप वेस्टर्न घाट्स के बारे में कुछ 1-2 फैक्ट्स जानिएगा। ये अपना भारत का नक्शा हो गया, और ये जो पहाड़ियाँ आपको दिख रही हैं ये एग्जैक्टली वेस्टर्न घाट्स हैं, और यहाँ पर आपको ईस्टर्न घाट्स वाली पहाड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं। वेस्टर्न घाट्स वाली पहाड़ियाँ गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक फैली हुई हैं। ठीक है, ऊपर आप देखोगे गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु तक यहाँ पर ये पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। महाराष्ट्र में सह्याद्री नाम की पहाड़ियाँ इन्हीं वेस्टर्न घाट्स में आती हैं। कर्नाटका, तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियाँ वेस्टर्न घाट्स के नाम से कहलाई जाती हैं। केरला में अनामलई हिल्स और कार्डमम हिल्स वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है। ये सब मिलकर पूरा कंप्लीट एक वेस्टर्न घाट्स बनाता है, जो एग्जैक्टली इस तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक पहाड़ियाँ, ये पहाड़ फैले पड़े हैं। ओके, इसमें सबसे ऊंची चोटी जो है वो है अनामुड़ी, एक हाईएस्ट पीक है जो बेसिकली केरला के अंदर में पाई जाती है, और इस पूरे वेस्टर्न घाट को 2012 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कवर किया गया है। अच्छा, आपसे कह दे ग्रेट एस्कार्पमेंट ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? वो भी वेस्टर्न घाट्स को ही कहते हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स ऑल्सो नोन एज ग्रेट एस्कार्पमेंट ऑफ इंडिया। ओके, ये समझ में आया। अब ये जितने भी पहाड़ी वाले इलाके हैं, इसमें देखोगे कर्नाटका का बहुत बड़ा पोर्शन घिर जाता है इन हरी भरी पहाड़ियों से, जंगल से। तमिलनाडु का भी एक बहुत बड़ा पोर्शन घिर जाता है, और केरला का तो भाई बहुत ही सारी जगह वेस्टर्न घाट्स के अंदर में आती है। अब होता क्या है कि ये स्टेट्स कह रहे हैं कि अगर हमें डेवलपमेंट करना है, कर्नाटका, केरला की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, तो उनका कहना है अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो इन पहाड़ियों में हमें माइनिंग करनी है, क्वारिंग करनी है, सैंड माइनिंग, ये सब करना है, तभी डेवलपमेंट होगा, पेड़ों की कटाई भी होगी। ऊपर से गवर्नमेंट कह रही है कि हमें पेड़ों को बचाना है, जंगल को बचाना है। तो हम सारा एरिया नहीं, जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है ठीक है, थोड़ा बहुत बाकी सारे एरिया को इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर देना चाहिए। अब ध्यान रखिएगा, किसी भी एरिया को जब इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर देते हैं, इसका मतलब वहाँ पे आप माइनिंग नहीं कर सकते, कोई खुदाई नहीं हो सकती, सैंड माइनिंग नहीं हो सकती, कोई नया थर्मल पावर प्लांट नहीं लगेगा, कोई सर्टेन इंडस्ट्री नहीं लगेंगी, कोई भी बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं लगेगा।
और जो प्रोजेक्ट लग रहे हैं उनको कंप्लीटली, मतलब जो प्रोजेक्ट अगर लग सकता है वो हाइडल पावर प्रोजेक्ट है जिसको रेगुलेट किया जाएगा। अदरवाइज कोई भी आप एक्स्ट्रा काम नहीं करोगे जिससे कि हमारा ये पूरा एरिया डैमेज हो। तो इससे क्या होता है, बहुत सारे स्टेट्स में एक डर पैदा होता है। वो कह रहे हैं कि भाई हमने पूरे एरिया को उखाड़ के वहाँ पे खेती बाड़ी शुरू कर दी है, प्लांटेशन कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी लग रहा है, डेवलपमेंट भी लग रहा है। तो केरला और कर्नाटका और इवन तमिलनाडु भी यहाँ पर इसको अपोज कर रहे हैं कि हम इतना जल्दी ये नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? तो कह रहे हैं कि या फिर पॉलिसी में चेंज करो, ऐसा नहीं है बहुत बड़े एरिया को वेस्टर्न इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर किया जाए, कुछ इसमें बदलाव हो सकते हैं। अब बदलाव क्या हो सकता है, देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कुछ कमिटीज बनाई गई थी। 2011 में माधव गाडगिल कमेटी बनाई गई थी। इसका काफी विरोध भी हुआ था। माधव गाडगिल कमेटी की बात करूं तो इन्होंने पूरा का पूरा एंटायर वेस्टर्न घाट, इन्होंने बोला कंप्लीट वेस्टर्न घाट को इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दो और पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करो, जितना भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है निकाल के फेंको, इसको बंद करो। किसी स्टेट ने माना ही नहीं। भाई डेवलपमेंट हो रहा है वहां पर, कैसे कोई स्टेट यहां पर मानेगा? वो कह रहे हैं हमने इतना हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लगा दिया उस रीजन में, अब क्या करें? तो उसके बाद दोस्तों बैठक बैठती है एक और कमेटी की, जो आती है कस्तूरी रंगन कमेटी। इन्होंने रेकमेंड किया कि सारा एरिया नहीं, केवल वेस्टर्न घाट का 37%, पूरे वेस्टर्न घाट का 37% एरिया है जिसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और बाकी एरिया डेवलपमेंट के लिए छोड़ दो। तो केरला यहाँ पर इससे थोड़ा संतुष्ट रहा कि ठीक है, इसके बेसिस पे काम हो सकता है। बट अभी गवर्नमेंट बार बार ड्राफ्ट इशू कर रही है कि भाई एक्सेप्ट तो करो इनको, अगर एक्सेप्ट करोगे अपनी रिपोर्ट दोगे उसके बाद इस पर एक्शन लिया जाएगा। तो अभी कोई भी यहाँ पर इसके ऊपर फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है कि वेस्टर्न घाट्स को हम किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे। वही मामला अटका पड़ा है, वही मामला बार बार चल रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा आर्टिकल क्या कहता है, सरकार ने री इशू करा है ड्राफ्ट। सरकार पिछले काफ़ी सालों से लगातार बार बार री इशू कर रही है, भाई इस पर अपनी टिप्पणी दो, अपना जो भी सजेशन है वो दो तो सही, कैसे प्रोटेक्ट करना है वेस्टर्न घाट्स को, समझे? अब ये यूपीएससी 2016 का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि गाडगिल कमेटी रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट कई बार न्यूज़ में देखने को मिलती है, किस चीज़ से रिलेटेड है? तो भाई ये रिलेटेड है प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट से। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, समाप्त। फिर हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया, इंडिया कर्टेल्ड 8133 गीगावाट आवर सोलर पावर टू मेंटेन ग्रिड सिक्योरिटी। इंडिया ने बीच में क्या किया, बहुत सारी जो एनर्जी है सोलर पैनल के जरिए जो हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, काफ़ी हद तक एनर्जी को हमने प्रोड्यूस करने से रोक दिया था, पॉज लगा दिया था बीच में। और ये पॉज पता है क्यों लगाया गया था? रीज़न यह है कि एनर्जी बनाने की क्षमता तो है हमारे पास में, लेकिन हमारे पास में ट्रांसमिट करने का इतना ज़्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि एनर्जी बने और ट्रांसमिट कर दिया जाए देश के अलग अलग जगहों में। तो इसलिए बीच में हमें एनर्जी को कम बना के पावर जनरेशन को रोकना पड़ा, जो खासकर सोलर पावर जनरेशन है। इसी को ही बोलते हैं सोलर पावर कर्टेलमेंट। तो कर्टेलमेंट मतलब क्या होता है कि जो पावर ग्रिड ऑपरेटर्स इन्होंने जानबूझ के इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को रोक दिया था बीच में, क्योंकि पावर प्लांट्स के पास में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की तो ताकत है, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की, ट्रांसमिशन करने की ताकत इतनी नहीं आ पा रही थी। तो हमें ट्रांसमिशन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने की ज़रूरत है, ये बात यहाँ पर बोली जा रही है, जिससे कि हम पावर जनरेट भी कर सकें और सही तरीके से एक्सपैंड भी कर सकें। इस आर्टिकल को इसलिए पढ़ाया था कि भाई आपके पास में एक छोटा सा फैक्चुअल, ये 2 लाइन रहेगी, इस 2 लाइन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं बढ़िया तरीके से अपने एग्जामिनेशन में, खासकर मेंस के अंदर में। पहली चीज, एज ऑफ 30th ऑफ जून 2026, 30 जून 2026 तक भारत में जो टोटल इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी है, यानी आज हमारे पास में जो क्षमता है सोलर पावर जनरेट करने की, वो 162.15 गीगावाट तक जा चुकी है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा फैक्ट था जो इस आर्टिकल में लिखा हुआ था। फिर हमने डिस्कस किया था अर्बन इंडिया प्राइवेट स्कूल्स एट रिस्क ड्यू टू नियर बाय टॉक्सिक लाइट साइट्स। एक रिपोर्ट आती है दोस्तों, उस रिपोर्ट का नाम है सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट की रिपोर्ट है, स्कूल इन द शैडो ऑफ टॉक्सिक साइट्स। ये अलग अलग शहरों को देख रहे हैं, शहरों में कहाँ कहाँ पर कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं और उन कूड़ों के ढेरों के आसपास कहीं स्कूल वगैरह तो नहीं है। तो पता चला कि भाई इस मामले में न्यू दिल्ली तो भाई टॉप पर आ रहा है, अपना दिल्ली टॉप पर है, जहाँ पर कूड़े के ढेरों के आसपास उसके 5 किलोमीटर के दायरे में स्कूल प्रेजेंट है। तो न्यू दिल्ली में 91.2% ऐसे ही स्कूल्स आपको देखने को मिलेंगे। मनीला में फिर सेकंड नंबर पर मनीला है, फिर नायरोबी है, अकरा है और जकार्ता है। समझ रहे हैं, ये कुछ कंट्रीज के टॉप शहर आए हैं जहां पर कूड़े के ढेरों के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार का स्कूल बना हुआ है। तो इससे क्या है, बच्चों के लिए काफ़ी खतरा देखने को मिलता है। और जब टॉक्सिक साइट्स को देखा गया तो टॉक्सिक साइट्स में मतलब जो जहां पे कूड़ा का ढेर पड़ा है उसमें से कुछ चीज़ें रिलीज हो रही हैं जो बच्चों के लिए बहुत खतरनाक हो सकती हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ है लेड, और इसी पे ही स्पेसिफिक फोकस किया है कि भाई लेड साइट सबसे ज़्यादा है। फिर मरकरी हो गया, कैडमियम, आर्सेनिक, पेस्टिसाइड्स, ये सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। जब हम लेड की बात करते हैं तो ये बच्चों के लिए बहुत घातक होता है,
क्योंकि पहली बात तो हमें ये अमाउंट पता ही नहीं बॉडी में लेड की कितनी संख्या सुरक्षित है, ये नहीं पता हमें। तो इसलिए बोला जा रहा है नो लेवल ऑफ लोड ए लेड एक्सपोजर इज अ सेफ। और अगर लेड बॉडी में इकट्ठा होने लगा तो सबसे पहले ब्रेन डैमेज करता है। हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है एक ऊपर से शीट, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उस लेयर को डैमेज करता है यहाँ पर ये लेड। और जैसे ही वो डैमेज हुआ तो आईक्यू लेवल वगैरह घटना शुरू हो जाता है, किडनीज डैमेज हो जाती हैं, हार्ट डैमेज होता है, नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है लेड। और लेड की संख्या बढ़ने लगे बॉडी में, आईक्यू लेवल कम हो जाएगा, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, पढ़ने में थोड़ा सा यहाँ पर आपको कम मज़ा आएगा, चीज़ें समझ में कम आएंगी, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, अटेंशन स्पान कम हो जाएगा, अग्रेशन ज़्यादा रहेगा, लेड जब बॉडी में इकट्ठा हो जाता है तो। समझ रहे हैं? तो आज ना दुनिया भर की ऑक्यूपेशनल साइट से जहाँ पर लेड निकलता ही है, जैसे फॉर एग्जांपल बैटरीज में लेड यहाँ पे यूज़ हो रहा है, माइनिंग, ग्लास मैन्युफैक्चर, ऑटोमोबाइल रिपेयर, सेरेमिक वर्क, पेंटिंग, पॉटरी, स्मेल्टिंग, प्रिंटिंग वर्क, प्लम्बिंग, सोल्डरिंग, ये सब रीजन्स आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ से लेड कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है बहुत ज़्यादा। लेड एसिड बैटरीज का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और लेड का इस्तेमाल ही वहाँ पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो हमें यहाँ पर इसको रिजॉल्व करना होगा, ये जो टॉक्सिक साइड्स हैं यहाँ पर हमें लेड को लेकर कुछ एग्जैक्टली करना होगा, जिससे कि ये जो, क्योंकि हम लेड का क्या कर सकते हैं, इसको सही तरीके से रिसाइकिल कर सकते हैं। रिसाइकिल सही तरीके से, एक इनफॉर्मल रिसाइकिल ना करके फॉर्मल तरीके से रिसाइकिल किया जाए, जिससे लेड एनवायरमेंट में इकट्ठा ना हो। और जब एनवायरमेंट में इकट्ठा नहीं होगा, लोग उसके कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तो ख़त्म समस्या। लेकिन आज हम रिसाइकिल सही तरीके से नहीं कर पा रहे, इनफॉर्मल तरीके से खुलेआम इसको रिसाइकिल किया जाता है, जिससे वो जो लेड है वो ज़मीन को भी पल्यूट कर रहा है, पानी को भी पल्यूट कर रहा है, एयर को भी पल्यूट कर रहा है। ठीक है। फिर हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया अबाउट फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026, याद होगा एफसीआरए बिल 2026। आर्टिकल में राइटर साहब ने बोला कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए खतरा हो सकता है। अब आपको पता होगा ये जो बिल है 2026 वाला भी पार्लियामेंट में लेकर आया जा रहा है, प्रोबेबली अगले सप्ताह में पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाएगा, काफ़ी हंगामा होने वाला है, देख लेना। वैसे ही ऑलरेडी काफ़ी इशू चल रहा है एफसीआरए बिल को लेकर। एफसीआरए बिल का केवल और केवल मेन पर्पज़ क्या है कि बाहर विदेश से जो भी डोनेशंस आते हैं देश के अंदर में एनजीओज़ के पास में या किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास में, तो उन डोनेशन के ऊपर में नज़र बना के रखना, मॉनिटर करना, उसको रेगुलेट करना। इसलिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल इसको बोला गया है। इससे पहले 2010 का एक्ट है, इससे पहले यहाँ पर 1976 में सबसे पहले इंदिरा गांधी जी की सरकार के थ्रू फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लेकर आया जाता है। फिर 2010 में इसमें अमेंडमेंट करे गए और 2026 में अब नए अमेंडमेंट करे गए। इसमें लगातार जो स्ट्रिक्टनेस है वो यहाँ पर इंक्रीज़ करी जा रही है। अब जैसे बाहर से फॉरेन कंट्रीब्यूशन जब आता है ना, तो जनरली हेल्थ केयर सेक्टर के लिए एनजीओज़ को पैसा दिया जाता है ताकि वो देश में हेल्थ केयर, एजुकेशन, एनवायरनमेंट या ह्यूमैनिटेरियन वर्क को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें, बढ़ावा कर सकें। लेकिन यही एफसीआरए कंट्रीब्यूशन कई बार गलत तरीके से देश के अंदर में दंगा फैलाने के लिए भी यूज़ करने में हेल्प होता है। ऐसे कंट्रीज़ में देखने को मिला है, क्योंकि एफसीआरए को लेकर कोई भारत अकेला यूनिक कंट्री नहीं है जो लॉ लेकर आ रहा है। इवन यूएसए के पास में अपना खुद का लॉ है, जर्मनी के पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास में, सबके पास में अपना एफसीआरए के सेपरेट लॉज हैं कि बाहर से कोई डोनेशन आ रहा है तो देश में अशांति ना फैला सके, उस पर एक मॉनिटर चेक लगाया जा सके। अब जैसे 2010 में जब एफसीआरए आया तो इसमें ये चीज़ बोल दी गई थी कि भाई जो भी बाहर से डोनेशन आएगा वो किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए नहीं आएगा, इलेक्शन कैंडिडेट के लिए नहीं आएगा, जजेस, पब्लिक सर्वेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, मीडिया पर्सनल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप एफसीआरए नहीं दोगे। बाकी एजुकेशनल पर्पज़, कल्चरल पर्पज़, रिलीजियस, सोशल पर्पज़, इनके लिए एफसीआरए का ही यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। समझ रहे हैं? ये बात यहाँ पे रखी गई थी। लेकिन अभी नया जो 2026 का लॉ आ रहा है, इसके अंदर में बहुत सारे बदलाव कर दिए गए हैं। इसमें तो ये बोल दिया गया है कि अगर टाइम टू टाइम, देखो एफसीआरए इतना बड़ा लॉ बन चुका है कि कोई भी एनजीओ अगर बाहर से फंडिंग को रिसीव करता है, अगर देश में अपने खुद की फंड जनरेट हो रहा है, काम कर रहा है, कोई बात नहीं, अगर बाहर से डोनेशन आ रहा है तो उसको पहले तो एफसीआरए में अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, और वो लाइसेंस समय समय अनुसार बार बार रिन्यू करवाना पड़ेगा। लाइसेंस के अंदर में एक शर्त यह है कि भाई जो भी बाहर से विदेशी मुद्रा आपके पास में आएगी उसको मेन एसबीआई के अकाउंट में लेना है। एसबीआई की जो मेन ब्रांच है न्यू दिल्ली में, वहाँ पे आपके एनजीओ का अकाउंट होना चाहिए, जिससे चेक कर सकेंगे कि भाई कितना पैसा एनजीओ के पास में आया और एनजीओ ने कहाँ पर कितना पैसा खर्च किया। इससे क्या है, कंप्लीट मॉनिटरिंग हो रही है बाहर के फॉरेन फंड की। ये बात इसमें मेंशन की गई है एफसीआरए में, समझे। अब ये कंप्लीट जब मॉनिटरिंग होगी तो ध्यान रखा जा सकेगा कि भाई एफसीआरए का फंड जो है वो सही तरीके से यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन आर्टिकल यहाँ पर ये कहता है कि जो रजिस्ट्रेशन है ये कई बार कैंसिल भी हो सकता है। एनजीओ को जो रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है, अगर एनजीओ टाइम टू टाइम लाइसेंस रिन्यू ना करवाए, भाई आप भूल गए रिन्यू करवाना या लाइसेंस नहीं लिया, तो भाई यहाँ पे आपका हो जाएगा पूरा का पूरा
कैंसिल, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कैंसिल। और कैंसिल होने के बाद में एनजीओ की जो भी इन्होंने एसेट बनाए होंगे, जो भी इन्होंने संपत्तियां जनरेट करी हैं, बाहर का डोनेशन फॉरेन फंड यूज़ करके, वो सब सरकार ले लेगी। और जो भी इनका फॉरेन फंड बचा होगा वो भी गवर्नमेंट अपने पास में ले लेगी। एनजीओ ठप हो जाएगा क्योंकि वो फॉरेन फंड पे चल रहा है। तो इसलिए टाइम टू टाइम इसको रिन्यू करवाना जरूरी है। या फिर कुछ ऐसा तबका पाया गया कि भाई लग रहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ एनजीओ काम कर रहा है, ज़बरदस्ती फोर्स का इस्तेमाल करके रिलीजियस कन्वर्जन करवा रहा है, तो उस समय पर भी लाइसेंस को कैंसिल किया जा सकता है। और एनजीओ के जो भी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन से जो भी इन्होंने असेट वगैरह बनाया है उसको गवर्नमेंट अपनी तरफ ले सकती है। हालांकि इसमें एक खतरनाक चीज़ ये रही, इसमें एक नया क्लॉज ऐड कर दिया गया है 16L, जिसमें एक एग्जेम्पशन दिया गया है कि सरकार चाहे तो कुछ एनजीओज को छूट दे सकती है, लेकिन वो सरकार की मर्जी से होगा। वो छूट दे सकती है कुछ एनजीओज को कि भाई आपको लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो ये कह रहा है कि भाई इससे ना कहीं आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये डिस्क्रिमिनेशन दिखा रहा है। ठीक है, आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है कि मामला है क्या। बाकी आप देखिएगा, एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था एडिटोरियल, इंडिया को थिएटराइजेशन की ज़रूरत है। ये बात हमारे कह सकते हैं कि फॉर्मर डायरेक्टर हैं ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स हैं हमारे आर्मी हेडक्वार्टर के, नाम है हरिंदर सिंह जी। तो इंडिया के थिएटराइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई इंडिया में जैसे आज हमारी जो आर्मी फोर्सेस हैं या आर्म्ड फोर्सेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस में हमारे इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब आ गए। तो ये अलग अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं। इनके सबके हेडक्वार्टर्स सेपरेटली आपको देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक नक्शा आपको दिख रहा होगा, इसमें जो ये ब्लू वो गोल वाले जो टारगेट वाले दिख रहे हैं ये एयरफोर्स है, और ये जो दिख रहा है ये नेवी को डिनोट कर रहा है, और ये जो यहाँ पर दिख रहा है ये सिंबल ये हमारी आर्मी को डिनोट कर रहा है। तो आर्मी के बहुत सारे कमांड्स आपको जगह जगह देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर लैंड बॉर्डर है तो यहाँ पे आर्मी की जरूरत पड़ेगी। नेवी के यहाँ पे कमांड्स आपको निचले हिस्से में देखने को मिलेंगे, ठीक है, एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ पे समुद्र का हिस्सा है। ठीक है, फिर एयरफोर्स के कमांड्स आपको बीच बीच में देखने को मिल जाते हैं, जगह जगह पर यहाँ पे प्रेजेंट है एयरफोर्स के कमांड, लेकिन सब सेपरेटली काम कर रहे हैं, सबके कमांड अलग अलग हैं। अगर मान लो हमें एक साथ तीनों की जरूरत पड़ी तो कोई सिंगल कमांड नहीं कि सिंगल कमांड से तीनों एक्टिवेट हो जाए। तो इसीलिए हम लोग थिएटराइजेशन करते हैं। थिएटराइजेशन में क्या होगा कि जो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर दिख रहे हो, इस स्ट्रक्चर को, इस कॉम्प्लेक्सिटी को सिंपल कर दिया जाएगा। सिंपल मतलब केवल 3 सेक्शन बना दिए जाएंगे, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स तीनों को साथ में ज्वाइन कर दिया जाएगा। बस 3 कमांड बनेंगे। एक कमांड भारत के इस वाले इतने बड़े भाग को संभालेगा जो बड़ा कमांड होगा, वेस्टर्न थिएटर कमांड। इसमें हमारी आर्मी भी होगी, एयरफोर्स भी होगी, नेवी भी होगी। नेवी की जरूरत पड़ेगी तो नेवी का काम ले लेंगे, ठीक है, वैसे नेवी की जरूरत नीचे पड़ेगी। तो आर्मी, एयरफोर्स एक साथ काम कर रहे होंगे। कोई भी यहाँ पे पाकिस्तान के थ्रू बॉर्डर पर सिचुएशन गड़बड़ी की गई या चाइना की साइड से की गई तो हम एक कमांड से आर्मी, एयरफोर्स दोनों को एक्टिव कर सकते हैं। यह है थिएटराइजेशन कमांड, तीनों को साथ में लेकर आना। ऐसे हमने ईस्टर्न थिएटर कमांड बनाया, ठीक है, चाइना को संभालने के लिए। फिर ऐसे ही यहाँ पर आपको नीचे सदर्न थिएटर कमांड देखने को मिलेगा। इसमें मेनली नेवी का रोल होने वाला है, नेवी है, आर्मी है, सब शामिल हो जाएंगे, सब साथ मिलकर काम करेंगे, सिंगल कमांड पे सब एक्टिवेट हो जाएंगे। यह है मेन पर्पस थिएटराइजेशन का। तो आर्टिकल में राइटर साहब कहते हैं कि कंट्रीज ऑलरेडी थिएटराइजेशन का यूज़ कर रही है, लेकिन हम देरी कर रहे हैं, हमें जल्दी जल्दी करना होगा। यूएसए, यूके, चाइना ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं, ठीक है, ये थिएटराइजेशन के ऊपर में काम कर चुके हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा कि भाई किस तरीके से जल्दी जल्दी डिसीजन लेना ज़रूरी है। दुश्मन कभी भी हमला करेगा तो जल्दी जल्दी डिसीजन लेना बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो हमारे पास में ये थिएटराइजेशन होना चाहिए। अंडमान निकोबार पहला एक जगह बना है जहाँ पे फर्स्ट थिएटर कमांड हमने बना लिया है, बट हमें ऐसे ही बहुत सारे बनाने होंगे। चाइना ने ऑलरेडी 5 थिएटर कमांड बना लिए थे अपने 2016 में, जहाँ पर इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इंडियन बोल रहा हूँ, चाइनीज़ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों को साथ में मिला के यहाँ पे वो लोग काम करवा रहे हैं। यूएस के अंदर में भी ये काम कर लिया गया है। गोल्ड वाटर निकोल्स एक्ट लेकर आया गया था, उसमें रिफॉर्म करके ये काम किया गया। इंडिया 2 तरफ से चैलेंज से फेस कर सकता है। चाइना, पाकिस्तान दोनों भारत के लिए खतरा ही है करंट समय पर। तो 2 साइड से चैलेंज को डील करने के लिए थिएटराइजेशन इज द अल्टीमेट रिक्वायरमेंट फॉर अस। तो 4 रिफॉर्म सजेस्ट करे गए। जल्दी जल्दी तैयार करो, डिफेंस रेडीनेस काउंसिल बनाओ, और रिजर्व फोर्स भी होने चाहिए। जब आप बदलाव करोगे, आर्मी, नेवी शिफ्ट हो रही होंगी इधर उधर, तो आपके पास में एक रिजर्व फोर्स होनी चाहिए कि उस समय पर कोई अगर प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो हमारी रिजर्व फोर्स मैनेज कर लेगी। ठीक है, ये बस खाली सुझाव था इनका। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है थिएटराइजेशन का, जल्दी इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं हमारे राइटर साहब। फिर उसके बाद में एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा जो बात करता है इंडियाज रिफ्यूजल टू अपहोल्ड अ ग्लोबल जी वर्क लॉ। मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। इंडिया के अंदर में आपको ढेर सारे गिग वर्कर्स देखने को मिलेंगे। इसमें ना जब मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था तो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, उस मिस्टेक का करेक्शन भी मैं अभी करने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। गिग वर्कर्स कौन होते हैं दोस्तों? गिग वर्कर्स वो हैं जो ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर काम कर रहे हैं, डिलीवरी पार्टनर्स वगैरह,
है ना। खासकर आप देखोगे डिलीवरी बॉयज़ वगैरह हैं, वो सब गिग वर्कर्स हैं। उनकी जॉब को लेकर आज देश में कोई ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं है। जितना काम करेंगे उतना पेमेंट यहाँ पर उनको दिया जाएगा, दैट्स इट। कल निकाल दिया जाएगा नौकरी से, कुछ नौकरी का अता पता नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं। तो अभी ना क्या हुआ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो लेबर के अधिकारों की बात करती है, उन्होंने कन्वेंशन नंबर 193 जो है इसको अडॉप्ट किया, एक अग्रीमेंट। और ये कन्वेंशन 193 क्या बात करता है, फर्स्ट बिल्डिंग इंटरनेशनल ट्रीटी। ये प्लेटफॉर्म और गिग वर्कर्स के लिए उनके अधिकारों की बात करने के लिए एक अग्रीमेंट अडॉप्ट करने की बात की गई। अलग अलग देशों को बुलाया कि आओ वोट दो। तो कंट्रीज़ के अलग अलग मेंबर्स ने 406 लोग फेवर में गए, 8 अगेंस्ट में गए, 36 ने एब्सटेन कर दिया और 36 ने, जिन्होंने ना हाँ में वोट किया ना में वोट किया, उसमें अपनी भारत सरकार भी थी। हमारा एक एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन भी था, उन्होंने फेवर में कहा कि हाँ बिल्कुल गिग वर्कर्स के अधिकारों की बात होनी चाहिए। वर्कर डेलीगेट भी किया तो उन्होंने भी बोला कि हाँ भाई फेवर में बात होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने एब्सटेन कर दिया, ना हाँ में वोट दिया ना में वोट दिया। रीज़न क्या है, सरकार कह रही है हमारे पास में ऑलरेडी लॉज हैं। हमने अभी 4 लेबर लॉज को पब्लिश किया नवंबर 2025 में। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ की बात कर रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो भारत में ऑलरेडी लॉज प्रेजेंट हैं। तो इसलिए सरकार ने ना हाँ में कह सकते हैं वोट दिया है, ना में वोट दिया है। जबकि नीति आयोग कहता है कि इंडिया में गिग वर्कर्स को प्रोटेक्शन देने की बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि नीति आयोग के डेटा के अकॉर्डिंग 7.7 मिलियन गिग वर्कर्स हैं दोस्तों 2020-21 के, या 2.35 करोड़ वर्कर्स आपको देखने को मिल जाएंगे 2029 और 30 तक। ये गिग वर्कर्स की संख्या होने वाली आने वाले समय पर 2.5 करोड़ से ज़्यादा वर्कर्स होंगे। नॉन एग्रीकल्चरल फोर्स की अगर आप बात करोगे तो 6.7% का कंट्रीब्यूशन होगा, तो इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं गिग वर्कर्स। और इंडिया ने कुछ ही ऐसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो ये अलग अलग कन्वेंशन लेकर आता है, एग्रीमेंट लेकर आता है। तो जब आप उसको साइन कर दे तो आपके ऊपर एक इंटरनेशनल प्रेशर रहता है कि बिल्कुल आप इन लेबर्स के अधिकारों की बात करोगे। तो अभी देखोगे सिचुएशन यही है कि इंडिया ने आईएलओ के कुछ कन्वेंशन है जिसको रेटिफाई कर रखा है, और कुछ कन्वेंशन ऐसे हैं जिसको हमने रेटिफाई नहीं किया है। मैंने लास्ट टाइम बता दिया था कि भाई इंडिया ने ये वाले कन्वेंशंस रेटिफाई करे हैं, तो माफ़ करना उसके लिए, ठीक है। उस समय पर मैं आर्टिकल से पढ़ा रहा था तो चीज़ें साफ नज़र नहीं आ रही थी, तो इसको मैंने यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया, वो भी एक फ़ोटो के जरिए आपको दिखा दिया है। तो याद रखिएगा एग्जामिनेशन में आईएलओ कन्वेंशन नंबर 29 फोर्स लेबर कन्वेंशन की बात होता है कि भाई फोर्स लेबर नहीं यूज़ होगा, भारत ने इसको रेटिफाई कर रखा है, अप्रूवल दे रखा है। अबोलिशन ऑफ फोर्स लेबर कन्वेंशन 105 में बात करता है। फिर कन्वेंशन नंबर जो 100 है ये इक्वल रेम्यूनरेशन की बात करता है। कन्वेंशन नंबर 111 डिस्क्रिमिनेशन को रोकने की बात करता है। कन्वेंशन नंबर 138 मिनिमम एज कन्वेंशन की बात करता है। कन्वेंशन नंबर 182 वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर की बात करता है, भाई चाइल्ड लेबर को रोकना होगा। इंडिया ने सारे साइन कर रखे हैं, अप्रूवल कर रखा है। और जिसको अप्रूवल नहीं दिया है हमने, वो कन्वेंशन नंबर 87 है, 98 है, 155 है और 187 है। एंड इवन सरकार ने अभी जिसको अप्रूवल नहीं दिया है वो आपका 193 भी है, ठीक है, जो फर्स्ट गिग वर्कर्स के लिए बात करता है, गिग वर्कर्स एंड इस प्लेटफॉर्म के लिए बात करता है, ठीक है। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है। फिर हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था रिगार्डिंग प्राइवेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि भाई भारत के अंदर में प्राइवेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो खर्चा है, स्पेंडिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है पहले के कंपैरिजन में। लेकिन सरकार ने नहीं, प्राइवेट सेक्टर की साइड से रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा हो रहा है। तो एक्चुअली में ये पूरा मैटर है क्या, आइए मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। इंडिया का जो GERD है, यानी कि टोटल हम अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना खर्च कर रहे हैं, क्योंकि आपके देश में जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आप खर्च करोगे तो नए नए आप आविष्कार करोगे, दुनिया के सामने नई टेक्नोलॉजी प्रेजेंट करोगे, जैसे चाइना कर रहा है, और फिर वो उसी टेक्नोलॉजी को दुनिया भर में बेचोगे। आपकी इकॉनमी ग्रो करेगी, दुनिया को अपने ऊपर निर्भर बनाओगे, ना कि आप खुद निर्भर होगे दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर में। तो जो GERD है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो खर्चा है भारत का टोटल, वो GDP का 0.83% हो चुका है 2021-22 में, जो 2009 से लेकर 10 के बीच में केवल 0.6%, 0 कुछ समथिंग परसेंट यहाँ पर हुआ करता था। तो ये धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। बस खाली ये कह रहे हैं कि भाई देखो, धीरे धीरे करके जो आप देखोगे करंट समय पर प्राइवेट इंडस्ट्री का शेयर भी बढ़ रहा है, और जो हमारा टोटल अमाउंट है, जैसे 2023-24 के अंदर में हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो खर्चा किया है वो 2.45 लाख करोड़ का है, और इसमें जो प्राइवेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्पेंडिंग है वो है 1,26,800 करोड़ की। तो मतलब कहने का है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में प्राइवेट सेक्टर का योगदान करंट समय पर ज़्यादा है। ये डिटेल सारी की सारी रिलीज़ करी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, याद रखिएगा। लेकिन अभी भी हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि हम लोग कितना खर्च कर रहे हैं अपने GDP का, केवल 0.83% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, जबकि चाइना अपने GDP का 2.4% R&D पे खर्च कर रहा है, जापान 3.3%, USA 3.5%, साउथ कोरिया 4.8% एंड इसराइल 5% खर्च कर रहा है अपने GDP का। समझ गए?
चलिए, फिर हमने डिस्कस किया अबाउट डॉक्सिंग। डॉक्सिंग वाली कंडीशन क्या है दोस्तों, ये आपको पता होगा, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ, उस प्रोटेस्ट के बाद में जब ये शांति बन गई तो बहुत सारे जो फीमेल हैं, वेमेन हैं, ठीक है, लड़कियां हैं, उनको ऑनलाइन टारगेट किया गया, ऑनलाइन धमकियां मिल रही हैं, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाली जा रही है, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाल कर इंटरनेट पे सर्कुलेट करना, इसी को डॉक्सिंग कहा जाता है। डॉक्सिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑनलाइन हैरेसमेंट। इसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, एक व्यक्ति का फुल नेम, उसका होम एड्रेस, फ़ोन नंबर, वर्क प्लेस, ईमेल या दूसरी और सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशंस, उसको निकालना और उसको ऑनलाइन सर्कुलेट करवा देना, तो इसी को डॉक्सिंग कहा जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एक व्यक्ति को एक्सपोज करना, धमकाना, ठीक है, उसको डराना, हैरेस करना। फिर इसकी वजह से क्या होता है, जब सारी इन्फॉर्मेशन निकल गई, लोग स्टॉक करते हैं, पीछा करते हैं उस व्यक्ति का, फिजिकल हार्म कर सकते हैं, फिजिकली उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसका जॉब जा सकता है, मेंटल स्ट्रेस या उसका आइडेंटिटी का मिसयूज़ हो सकता है, एआई का इस्तेमाल करके कुछ गलत चीज़ें जनरेट की जा सकती हैं। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हैकिंग के जरिए या पर्सनल डेटा के चोरी के जरिए निकाला जाता है, लेकिन क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी एक अधिकार, एक फंडामेंटल राइट लोगों को मिल जाता है। तो ये राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है कि भाई एक व्यक्ति का सारा इन्फॉर्मेशन निकाल कर ऑनलाइन सर्कुलेट कर देना, इट्स अ डॉक्सिंग, इसको डॉक्सिंग कहते हैं। ठीक है, अगर इससे बचना है तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जब तक हैक होगा नहीं तब तक ये इन्फॉर्मेशन निकाली नहीं जा सकती। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तब हैक होता है जब आपका पासवर्ड बहुत कमज़ोर हो, कोई यूनिक पासवर्ड ना हो, और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन ना हो। 2 स्टेप 3 स्टेप वेरिफिकेशन होने ज़रूरी है, खासकर 2 स्टेप वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। लोकेशन बेस्ड अपनी फ़ोटोज़ को शेयर करना बंद करो, अपने नेबरहुड की फ़ोटोज़ शेयर करना बंद करो, उससे आइडिया लग जाता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है, और इसी से ही साइबर क्राइम बढ़ते हैं। हालांकि साइबर क्राइम को मैनेज करने के लिए I4C एक इंपॉर्टेंट एजेंसी हमने बना रखी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है। फिर हमने डिस्कशन किया दोस्तों अबाउट पीएम केयर्स फंड। तो आइए बात करते हैं क्या है मामला पीएम केयर्स फंड का। पीएम केयर्स फंड को बनाया गया था मार्च 2020 में, कोविड-19 के दौरान, है ना। और इसका एक एग्जैक्ट फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इमरजेंसी सिचुएशन। तो इमरजेंसी कंडीशंस के लिए पीएम केयर फंड को बनाया गया 2019 में, कोविड पैंडेमिक की वजह से, यहाँ पर तो सॉरी 2020 में बनाया गया था कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। और इस पीएम केयर फंड को आज के समय पर रजिस्टर कर दिया गया है एज अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंदर में एज अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर है। इसमें लोग अपने स्वैच्छिक, अपनी खुद के इच्छा के अनुसार डोनेट कर रहे थे कोविड के समय पर, और आज भी डोनेशन इसमें जाता है। क्योंकि पीएम केयर्स फंड है, डोनेशन के पर्पस से बनाया गया है, तो इसके मेन चेयरमैन है प्रधानमंत्री खुद, क्योंकि नाम ही पीएम केयर्स फंड है। प्राइम मिनिस्टर इसके खुद एक मेन चेयरपर्सन है। बाकी और ट्रस्टीज़ की बात करेंगे तो डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर, अगर प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड कर दे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 4 मेन मेंबर्स हैं ऑफ दिस पीएम केयर फंड, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड द फाइनेंस मिनिस्टर। और जो जितना भी फंड इसमें रिसीव होता है केवल वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, कोई सरकार का बजट वगैरह इसमें इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, सरकार का पैसा निकाल कर इसमें नहीं डाला गया है, लोग अपनी इच्छा के अनुसार इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कंपनीज भी कंट्रीब्यूट करती है, जो कंपनी कंट्रीब्यूट करती है उनको इनकम टैक्स में छूट मिल जाती है। ठीक है, इनकम टैक्स में उनकी इनकम पे मान लो 10 लाख रुपये कमाया, 1 लाख रुपये कंट्रीब्यूट कर दिया, डोनेशन दे दिया पीएम केयर्स में, तो उसकी जो इनकम टैक्स कटेगा वो 10 लाख पे नहीं 9 लाख पे बनेगा, समझ रहे हैं। और जितना कम हो जाएगा फिर इनकम टैक्स पे छूट मिल जाएगी। तो ये जो डोनेशन वगैरह है, इसको जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का, उसका सेक्शन नंबर 80G के थ्रू 100% टैक्स डिडक्शंस में ऐड कर दिया जाता है, छूट मिल जाती है। बाकी कंट्रीब्यूट कोई भी कर सकता है। अभी 2022-23 तक का डेटा हमारे सामने आया है, क्योंकि 2022-23 तक जो क्लोजिंग बैलेंस टोटल निकल कर आया पीएम केयर फंड का, वो है 6,283 करोड़ रुपीज़। ये क्लोजिंग बैलेंस है, इतना अमाउंट पीएम केयर फंड में प्रेजेंट है क्लोजिंग बैलेंस के तौर पे। ठीक है, 2022-23 का। अब 2022-23 के बाद में अगले 3 साल यानी 2023-24, 25-26, 26-27 ये डेटा हमारे सामने नहीं आया है। तो ये डेटा को रिलीज़ करने की बात की गई है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने कह दिया है पीएम केयर फंड कोई पब्लिक अथॉरिटी नहीं है अंडर आरटीआई, तो आरटीआई फाइल करोगे तब भी कोई ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी नहीं। जबकि आर्टिकल के अकॉर्डिंग यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई ये जो पीएम केयर फंड है वो करंट समय पर आरटीआई एक्ट से भी बाहर है, तो कोई इन्फॉर्मेशन आप सरकार से नहीं मांग सकते, पार्लियामेंट पे इस पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा के अनुसार डोनेट करा है इसमें, है ना। कोई गवर्नमेंट उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, गवर्नमेंट का बजट नहीं है उसमें, सीएजी के ऑडिट से बाहर है कि अगेन कोई गवर्नमेंट का बजट उसमें शामिल है नहीं, तो हर चीज़ से बाहर है बिल्कुल। तो इस पर कोई क्वेश्चन करंट समय पर नहीं कर पा रहा है, समझ गए। चलिए, फिर हमने डिस्कस किया एक लो एनर्जी सिस्टम के बारे में। एक ऐसा सिस्टम हम लोगों ने डेवलप किया है जिससे बायो फार्मास्यूटिकल वेस्ट वाटर को हम लोग क्लीन कर सकते हैं। देखो, जो फार्मा इंडस्ट्री है
बायो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, दवाइयाँ वगैरह बन रही हैं, वहाँ पर बहुत सारा वेस्ट वाटर, गंदा पानी रिलीज़ होता है। वो गंदा पानी बहुत खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है क्योंकि उस गंदे पानी में एक से एक भयानक चीज़ हो सकती है। लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट है एंड इवन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, जिससे इतनी बीमारियां, ऐसी भयानक बीमारियां फैल सकती हैं कि भाई बॉडी के ऊपर में एंटीबायोटिक का असर तक ना हो। तो इसलिए हमें इस पानी को क्लीन करना होगा। क्लीन करने के अभी तक कोई बढ़िया प्रोसेस हमारे पास में था नहीं। फाइनली हम लोगों ने एक सिस्टम डेवलप किया है जो 3 स्टेजेस के थ्रू गुजरेगा, जिसमें पहला होगा इलेक्ट्रिकल डिसइंफेक्शन, सेकंड होगा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड थर्ड होगा एनर्जी रिकवरी। इसमें कैसे काम होगा ये फोटो के जरिए आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ये 3 स्टेज का हमने इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट सिस्टम बनाया है। स्टेज 1 में इलेक्ट्रिकल डिसइंफेक्शन, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल पल्सेस का इस्तेमाल करके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं इनको हम लोग डील करेंगे, इन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनएक्टिव बना देंगे। फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होगा जहाँ पर ये जो बेनिफिशियल अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट को ब्रेक डाउन करेंगे। फिर यहाँ पर एनर्जी रिकवरी होगी, जिसमें इस गंदे पानी को एक एनारोबिक डाइजेशन में डाला जाएगा, जिससे हमको मीथेन रिच गैस भी मिल जाएगी और एक साफ़ पानी भी मिल जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पर ये भी क्लैरिटी मिल चुकी है। तो एक तरीका होता है जिससे हम बायोफार्मास्यूटिकल वेस्ट वाटर को साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हमने डिस्कशन किया था अबाउट क्लाउड बस्ट के बारे में, बादल फटना। इंडिया में क्लाउड बस्ट काफ़ी कॉमन से नज़र आ रहे हैं। जैसे आप देखोगे ज़्यादातर क्लाउड बस्ट भारत में उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में होते हैं जुलाई से लेकर अगस्त के टाइम पीरियड में। ठीक है, यही टाइम पीरियड चल रहा है ज़्यादातर क्लाउड बस्ट का। क्लाउड बस्ट होता क्या है? बादल फटना। बादल फटना मतलब एकदम से बहुत भयंकर लेवल पर बारिश होना, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स वगैरह आने शुरू हो जाते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू आईएमडी देखें, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत के मौसम विभाग के जरिए, तो क्लाउड बस्ट की जब बात आती है तो मान लो एक छोटा सा एरिया है, 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर का रीजन है। अगर उस रीजन के अंदर में अचानक से 100 mm रेनफॉल हो जाती है या 10 सेंटीमीटर रेनफॉल एक घंटे के अंदर अंदर, एक घंटे में 10 सेंटीमीटर बारिश हो जाए 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर के रीजन में, देन उसको हम क्लाउड बस्ट बोलेंगे कि बादल फट गया और पानी अचानक से एकदम से इतना भयंकर लेवल पर बरसने लगा जिससे कि ये बाढ़ आ गई, फ्लैश फ्लड्स आ गए। समझ रहे हैं? तो बादल फटना यानी कि फ्लैश फ्लड्स आना, इसको क्लाउड बस्ट बोलते हैं। ऑफिशियल डेफिनेशन यह है कि जब 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर के रीजन में 10 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाए एक घंटे के अंदर अंदर, देन उसको हम क्लाउड बस्ट कहेंगे। क्लाउड बस्ट होता कैसे है तो ज़रा इसका एक कॉन्सेप्ट समझिएगा। ये मैंने अभी आपको परसों ही पढ़ाया है। भाई ये हमारे पहाड़ हैं, ये जो गर्म पानी उठ रहा है हमारे नदियों से, ये पहाड़ के ज़रिए ऊपर की साइड जाता है। ऊपर जाएगा तो ये ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद ऊपर बादल बनाएगा और ये बादल कौन सा रूप ले लेते हैं लास्ट में जाकर? ये बादल बनते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। याद रखिएगा, जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होते हैं ये इस तरीके से ऊपर तक चले जाते हैं। लंबे लंबे बादल्स होते हैं, 15 किलोमीटर तक की हाइट तक ये बादल जा सकते हैं। अब इसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो इकट्ठी होती रहती हैं, हैवी होती रहती हैं और उसके बाद में जब ये प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये खुलकर एकदम से फट जाता है, सारा पानी एक साथ यहाँ पे बरसना शुरू होता है, जिसको हम बादल फटना कहते हैं, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स वगैरह जनरेट होती हुई नजर आती हैं। समझ रहे हैं? आई होप आपको यहाँ पर ये क्लैरिटी मिल चुकी है। आज ऐसे फ्लैश फ्लड्स वगैरह को मॉनिटर करने के लिए मिशन मौसम करके हम लोगों ने एक प्रोग्राम चला रखा है जहाँ पर एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ऐसे इवेंट्स को समय अनुसार जल्दी जल्दी ट्रैक किया जा सके। फिर हमने डिस्कशन किया था अबाउट फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। ठीक है, अब ये मैंने पहले ही पढ़ा रखा था तो मैंने परसों ज़्यादा इसके बारे में चर्चा की नहीं है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आपको पता होगा, प्रधानमंत्री ने रिसेंटली फास्ट ट्रैक कोर्ट का अनाउंसमेंट करा है और एग्जैक्टली यहाँ पर ये बोला है कि भाई जो पेपर लीक्स वगैरह के केसेस हैं उसको मैनेज करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे जो जल्दी जल्दी केसेस को रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि एक नया लॉ आ चुका है, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। इसमें भी यहाँ पर बताया गया कि भाई पहले भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए थे, बट प्रॉब्लम हमारे सामने यह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के पास में भी ढेर सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं। ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो बैकलॉग है आप देखोगे 2.45 लाख से ज़्यादा केसेस हैं जो यहाँ पर अभी भी पेंडिंग पड़े हैं। यानी कि नए नए केसेस ज़्यादा आ रहे हैं और केसेस जो सॉल्व हो पा रहे हैं वो कम है। 2025 में 1.4 लाख केसेस नए आए और 66,000 केसेस डिस्पोज कर दिए गए, यानी कि कुछ केसेस यहाँ पर सॉल्व हुए हैं और केसेस नए ज़्यादा रजिस्टर हो रहे हैं। अगर आप इंडिया के टोटल कोर्ट केसेस को देखोगे 4.5 करोड़ से ज़्यादा पेंडिंग केसेस करंट समय पर पड़े हुए हैं। इसमें से मैक्सिमम केसेस क्रिमिनल केसेस हैं। तो ये जो नया बिल लेकर आया गया है पब्लिक एग्जामिनेशन, ये जो एंटी पेपर लीक है, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026, इसका मेन पर्पज़ यह है कि भाई 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा अगर कोई पेपर लीक का केस आता है, 3 महीने में ट्रायल होगा और तुरंत ही एक्शन लिया जा सकेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक चेतावनी दी है कि भाई ये टाइमलाइन थोड़ा जल्दी है, 2 महीने में नहीं कर पाए तो फिर क्वेश्चन उठने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन करने में टाइम लग जाता है।
आर्टिकल 14 एक रीजनेबल क्लासिफिकेशंस की मांग करता है कि भाई एक पर्टिकुलर केस को हम कैसे लेकर जाएंगे। अब ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो बनाए गए हैं ये रेप और पोक्सो केसेस के लिए बनाए गए थे 2019 में, लेकिन बार बार यहाँ पे इसमें यही है कि डिले पे डिले हो जाते हैं केसेस। तो ये जो टाइमलाइन है, टाइमलाइन में थोड़ा इशू हो सकता है, बट कोशिश ये की जाएगी जल्द से जल्द कोई भी पेपर लीक का केस है उसको रिजॉल्व किया जा सके। हालांकि यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, और भी मेजर रिफॉर्म्स की हमें ज़रूरत है। आर्टिकल में कहते हैं कि हमें बदलाव की ज़रूरत है। बदलाव की ज़रूरत क्या है? केसेस पेंडिंग पड़े हैं भाई, और केसेस तब तक सॉल्व नहीं हो पाएंगे जब तक आप जजेस की संख्या नहीं बढ़ाओगे। जजेस ज़्यादा से ज़्यादा अपॉइंट करो, ज़्यादा प्रोसिक्यूटर्स होने चाहिए, फॉरेंसिक लैबोरेटरीज बेटर होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन स्ट्रांग होना चाहिए जो एक बार में केस को रिजॉल्व कर दे, और डिले कम करो, तारीख पे तारीख कम होनी चाहिए, बेटर के तरीके से केस का मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। तो ये मेजर रिफॉर्म्स की हमें रिक्वायरमेंट है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा पूरा कंप्लीट रिवीजन सेशन जो हम लोगों ने रिवाइज कर लिया है लास्ट वीक का। बाकी इसमें कौन से आर्टिकल मिस हैं जो कल ही पढ़े हैं हमने, वो आपके अगले वाले रिवीजन सेशन में ऐड हो जाता है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी, सारा रिवीजन कंप्लीट हो गया होगा। चलिए इसी के साथ सेशन को करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से कल फिर से। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।